हाय एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 LPGN अप्रेजल। दो पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इसके बाद बस एक पार्ट और आएगा क्योंकि मैंने रियलाइज करा ना यार, कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे डीमोनेटाइजेशन, GST, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहीं ना कहीं इग्नोर कराते हैं। बट आज के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड ये पेपर में आ भी रहा है। सो आई जस्ट वांट कि यार उसका हम एक डिस्कशन छोटा सा बाद में रख लें। तो आज की वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे जो हमारे बेसिक टॉपिक्स बचे थे, एंड लास्ट वीडियो में हम लोग जो बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे सो दैट आप भी जल्दी से उसको रिटेन कर सको। इसके जो नोट्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन। देखो, प्राइवेटाइजेशन का जनरल मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में एक कोई कंपनी जो पहले पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करती थी या गवर्नमेंट को बिलोंग करती थी, अब वही कंपनी किसको बिलोंग करेगी? प्राइवेट सेक्टर को। यानी यहां पे क्या हुई है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। यानी हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है रोल इंक्रीज किया जा रहा है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, जनरल सा टॉपिक है, वही डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। तो क्या बोलता है? प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर करना ओनरशिप को, पूरे मैनेजमेंट को, एंड जितना भी कंट्रोल है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। राइट। सेकेंडली क्या बोल रहा है? ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होगा वो इंक्रीज होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनको प्राइवेटाइज करा गया था गवर्नमेंट ने, जो कि है मारुति उद्योग और IPCL, दैट इज इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनीज जो थी वो गवर्नमेंट के अंदर आती थी पहले, फिर इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। सो दिस इज प्राइवेटाइजेशन। अब अगर क्वेश्चन में प्राइवेटाइजेशन लिखने को आता है ना, ये 3 पॉइंट लिख देना, आपके कहीं मार्क्स नहीं कटने वाले। मैंने इसी तरीके से नोट्स को फ्रेम करा है। राइट। इट कैन बी डन इन 2 वेज, यानी प्राइवेटाइजेशन करने के 2 बेसिक तरीके हैं। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी आप सीधे सीधे पूरी पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रहे हो ऑन पेपर, यानी पूरी कंपनी को बेच डालना, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दूसरा तरीका होता है डिसइन्वेस्टमेंट्स, यानी आप क्या करते हो, जब आप चाहते हो कि पूरी कंपनी ना जाए, कंपनी का कुछ पार्ट एज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी या एज अ फॉर्म ऑफ शेयर्स आप बांट देते हो, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट्स। यानी यहां पे पूरी कंपनी नहीं बिक रही है, उसका कुछ इक्विटी या उसके कुछ शेयर्स बिके जा रहे हैं, वो भी एक तरीका होता है प्राइवेटाइजेशन करने का। तो ये तरीके होते हैं जो प्राइवेटाइजेशन करने के होते हैं। अब यहां पे आता है व्हाट इज द पर्पस, ये प्राइवेटाइजेशन करा क्यों जाता है? 2 इंपॉर्टेंट रीजन या 2 बेसिक रीजन क्या है? सबसे पहला है टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखो, हमें ही पता है कि यार पब्लिक सेक्टर किस तरीके से काम कर रही होती है, एकदम लॉसेस इनकर कर रही होती है, फाइनेंसेस का कुछ उसके पास हिसाब किताब नहीं होता है, करप्शन पे करप्शन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर अब यहां पे आ गया तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, चीजों का जो पैसों का लेन देन है वो काफी अच्छा हो जाएगा। सेकेंड बोलता है टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। देखो, पब्लिक सेक्टर ना 10 साल पहले जैसे काम कर रही थी वो अभी भी वैसे काम करेगी, कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं लाती है, कोई टेक्नोलॉजीज का इंप्रूवमेंट्स कभी भी नहीं लाती है। तो ये बोला गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर आया तो कहीं ना कहीं हमें मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट और जो भी काम करने की एफिशिएंसी है उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को एट एनी कॉस्ट मिलेगा। तो यही है टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। अब बच्चों को लगता होगा कि भैया सिर्फ इतना पॉइंट लिख के हो जाएगा क्या? हाँ, सिर्फ इतना ही लिखना है। जो मैंने अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन करा वो कभी नहीं लिखने को आपको आएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 2 मार्कर से ज्यादा में कभी देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी बहुत रेयर है कि आपको 2 मार्कर्स में मिल जाए। तो अब एक बार इसकी प्राइवेटाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन और इसको नोट कर लो। मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं। तो ये तो थी यार कुछ बेसिक डेफिनेशन प्राइवेटाइजेशन की। अब एक टॉपिक आता है नवरत्नस। भैया ये नवरत्नस क्या है? देखो, ये कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है जिसको गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा होता है, और गवर्नमेंट चाहती है कि ये इंडस्ट्रीज ग्रो करे। इसके लिए गवर्नमेंट पता है क्या करती है? इनको काफी सारी फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि अपने डिसीजंस खुद ले सके ताकि अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके। मतलब हम बोल सकते हैं नवरत्नस एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जिसपे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ध्यान देती है ताकि अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके। और नवरत्नस के अंदर टोटल 14 इंडस्ट्रीज आती हैं। नाम से लग रहा होगा कि 9 होती हैं, हाँ पहले 9 होती थी, बट अब इसको
इंक्रीज करके कितना कर दिया है, टोटल 14 इसके अंदर आती है, राइट। तो यही लिखा है, सम पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैव बीन गिवन अ स्पेशल स्टेटस ऑफ नवरत्न। कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा गया है नवरत्न का, जिसमें क्या होता है, प्रोवाइडेड ग्रेटर फ्रीडम टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, यानी इनको पूरी आजादी दी जाती है कि अपने आप से ये डिसीजंस ले एंड अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं नवरत्न के, देखो होने को तो 14 है, बट हमें 14 के 14 याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 याद रख लेना बस। BHEL दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा CCI दैट इज कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कुछ नवरत्न के एग्जाम्पल हैं, याद रख लेना। तो ये एक नवरत्न एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा गया है, तो आप इसको नोट कर लो। अब हम आ जाते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, फिर ये प्राइवेटाइजेशन टॉपिक पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, आप नोट करो। अब हम लोग देख लेते हैं प्राइवेटाइजेशन के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। बहुत बेसिक से हैं। सबसे पहला है रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट मतलब जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो ग्रेटर हो जाते हैं रेवेन्यू से, उसको हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। अब ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स करेगी, यानी अपनी PSU को बेचेगी, उसके बदले में क्या मिलेगा, उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, यानी उसका रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो डेफिसिट चल रहा है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि रेवेन्यू आएगा अपनी PSU को बेचने से। सेकेंड है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ऑब्वियसली बात है यार, पहले सिर्फ पब्लिक मोनोपोली बना के बैठी है, अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी आएंगी, प्राइवेटाइजेशन होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, और किसी भी इकोनॉमी के लिए कंपटीशन बहुत जरूरी होता है। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होगी, क्योंकि भैया अपना बार बार गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन हुआ, अब वो हमारी कंपनी प्राइवेट हो चुकी है, हमें बार बार गवर्नमेंट के लिए लाइसेंसिंग के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, उनके रेस्ट्रिक्शन से हमें नहीं जूझना पड़ेगा, जिस वजह से जो भी डिसीजन हमको लेना पड़ेगा हम बहुत क्विकली ले लेंगे और हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। ऑब्वियसली बात है यार, प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, यानी वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे, और किसी भी इकोनॉमी में अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है GDP की ग्रोथ भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। उसके बाद है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो प्राइवेट सेक्टर मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस बहुत ज्यादा लेता है, बट प्राइसेस लेने के साथ वो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एक बार आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाना, एक बार आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल जाना, आपको फर्क पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये बोलता है कि हमें गुड क्वालिटी मिलेगी। उसके बाद है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो प्राइवेट सेक्टर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहा है, नई नई इंडस्ट्री सेटअप करेगा जिससे GDP की ग्रोथ होगी, और इंडस्ट्री सेटअप करने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी इकोनॉमी में बढ़ेंगी। तो आपको भैया इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही आएगा, आपको इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार मैंने भी जब आज से 1 साल पहले पढ़ा था ना, तो मेरे को पता है, मैंने आज से जितने भी प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स या क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो सॉल्व कर रखे हैं, एंड आई नो कि ये चीज इतनी दी गई है तो इतनी ही आती है। तो ये मत सोचना कि इसके अंदर मैं 4-5 लाइन कहां से ढूंढूं, नहीं ढूंढने की जरूरत है, इसीलिए इतना लिखाया है। उसके बाद देख लेते हैं इसके डीमेरिट्स भी देख लेते हैं, बेसिक से डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला है सोशल वेलफेयर नेग्लेक्टेड। देखो प्राइवेट सेक्टर किस लिए काम करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, यानी वो जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा किसके लिए करेगा, अमीरों के लिए, जो वो प्रॉफिट में बेच सके। तो पुअर पीपल का क्या, वो तो नहीं परचेस कर सकता, तो कहीं ना कहीं यहां पे सोशल वेलफेयर को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करा जाता है, राइट। उसके बाद है लूप साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लूप साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि किन्हीं सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, कुछ सेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। लूप साइडेड डेवलपमेंट मतलब एक तरफ को जो होगा डेवलपमेंट होगा, एक तरफ डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर ना सिर्फ उन्हीं जगह पे इन्वेस्ट करता है जिस पे उसको 110% श्योर हो कि प्रॉफिट उसको अगले दिन से मिलना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जो बहुत फ्यूचर में रिटर्न लाके देती है या बहुत कम रिटर्न लाके देती है, बट वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उस पर तो इन्वेस्टमेंट होगी नहीं, यानी किस पे इन्वेस्टमेंट होगी, जो उसको अभी प्रॉफिट लाके दे रही है। तो बचे हुए का क्या, तो वो उन सेक्टर्स में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लूप साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देखो सेम चीज पब्लिक मोनोपोली के लिए भी बोल गई थी, सेम चीज प्राइवेट मोनोपोली के लिए बोल जा रही है, यानी कंसंट्रेशन ना हो जाए या कहीं कुछ प्राइवेट सेक्टर ही अपना मोनोपोली कंट्रोल लेके ना बैठ जाए स्टैब्लिश होने के बाद। तो वही बोला गया कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन हो सकता है इकोनॉमिक पावर का। तो यार ये कुछ प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स से बहुत जनरल से थे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे लिखा है या तो इसकी PPT पढ़ के चले जाना, या अगर मैं हमेशा प्रीफर करूंगा यार आप खुद से नोट्स बना के लिखो, बिकॉज वो चीजें हमें अच्छे से रिटर्न होती है एंड उस
उस चीज से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये थे प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स। आप इसको नोट कर लो, मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूं। अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है ग्लोबलाइजेशन। तो आप नोट कर लो, मैं एक सेकंड के लिए हट रहा हूं। अब हमने देख लिया प्राइवेटाइजेशन के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन का जनरल क्या मतलब निकल के आ रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में वो एक ही ग्लोब के अंदर आती हैं, तो जितने भी बीच में रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसको हटाना। अब ये बोलता है कि इंटीग्रेट करो अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ, यानी जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको मिलाओ जितनी भी इकोनॉमी से, चाहे वो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूएसए हो गया, सारी इकोनॉमीज को एक साथ मिलाओ। और वो इकोनॉमीज को हम कैसे मिलाएंगे? जब हम बैरियर्स रिमूव करेंगे। कौन से बैरियर्स? इंटरनेशनल ट्रेड पे हमने जितने बैरियर्स लगा रखे हैं कि टैरिफ और कोटास वगैरह हो गए, वो बैरियर जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ कैपिटल मूवमेंट्स में, यानी मशीनरी का लेन देन, इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट हमारे वहां पे, टेक्नोलॉजीज का आना, ये जब तक आप बैरियर्स नहीं हटाओगे तब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। डेफिनेशन क्या बोलती है देखो, इट मींस इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी नेशन की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना दुनिया भर की इकोनॉमीज के साथ थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स, यानी बीच में बैरियर्स हटा के। किस चीज पे? जितने भी आपने इंटरनेशनल ट्रेड पे लगा रखे हैं, टैरिफ हो गया, कोटास हो गया, इसको हटा के, एंड कैपिटल मूवमेंट्स, यानी मशीनरी का मूवमेंट्स, टेक्नोलॉजीज का मूवमेंट, नई नई इंडस्ट्रीज यहां पे आएंगी उसका मूवमेंट, उन बैरियर्स को हटाने के बाद ही क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन होगा। दैट मींस इंटीग्रेट करना नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, बैरियर्स हटा के इंटरनेशनल और कैपिटल मूवमेंट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन जो हम बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की, जो हमें पूरे में से पूरे नंबर देगी। अब क्या बोलता है? इट एम्स टू क्रिएट बॉर्डरलेस वर्ल्ड। वही चीज निकल के आ रही कि चाहता है कि एक ऐसी दुनिया बने जहां पे कोई भी बॉर्डर्स ना हो या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एंड जितना भी कैपिटल मूवमेंट्स है वही चीज बोली गई है दूसरे तरीके से, राइट? अब आपको लग रहा होगा भैया कि यार आपने यहां पे बोला इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ एंड कोटास को रिमूव करो, ये तो शायद आपने लिबरलाइजेशन में ही बोला था। हाँ मैंने बोला था, तो यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कुछ अलग नहीं है, सबने सेम ही चीज फॉलो करी। और नेक्स्ट पॉइंट यही दर्शाता है, ये बोलता है कि इट इज एन आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी जो लिबरलाइजेशन में हमने पॉलिसीज लॉन्च करी थी वही पॉलिसीज, और जो प्राइवेटाइजेशन में पॉलिसीज लॉन्च करी थी वही पॉलिसीज मिला के क्या बनता है? ग्लोबलाइजेशन बनता है। तो ये कुछ अलग नहीं है, उसी का क्या है? आउटकम है, राइट? तो ये बेसिक चीज हमने पढ़ी ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जिसको आप अच्छे से नोट कर लो। अगर आपके उसमें 3 या 4 मार्क्स में आता है, अगर आप ये लिख देते हो, देन यू विल गेट फुल मार्क्स, दैट इज फॉर श्योर, राइट? तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता हूं। तब तक एक सेकंड के लिए हट रहा हूं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? बेसिक मतलब क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का, या उसके साथ डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली। अब बात आती है कि क्या चेंजेस लाए गए ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी में। टोटल 5 चेंजेस लाए गए थे, बहुत बेसिक से हैं। सबसे पहला हमारे पास है इंक्रीज इन एफडीआई। देखो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है एफडीआई और एक होती है एफआईआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कब होती है? जब इन्वेस्टमेंट्स आप अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करके करो किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था डोमिनोज का। दूसरी होती है एफआईआई, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, यानी जब आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करते हो वहां के शेयर्स को परचेस करके। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या करी गई? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स था उनको इंक्रीज कर दिया गया अप टू 51%, यानी इससे पहले क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ 40% तक आपको इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करी जाती थी, जिस वजह से बाहर की जो कंपनीज होती थी वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी हमारी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था 40% में हमारा क्या फायदा होगा जब तक हमें मेजर शेयर होल्डिंग ना मिले। तो इसीलिए क्या करा गया? एफडीआई को इंप्रूव करा गया और 51% लाया गया फ्रॉम 40%। तो इस वजह से क्या हुआ? बाहर से इन्वेस्टमेंट्स हमारी इकोनॉमी में आना इंक्रीज हो गई। सेकेंड जो चीज करी गई वो थी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा यार, ये तो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में भी पढ़ा था, उसमें भी हमने कहीं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी पढ़ा था। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जब आप अपनी इकोनॉमी की करेंसी को गिरा देते हो इन रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, पहले $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज होता था, अब वही डॉलर 75 रुपीज हो गया, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट या डीवैल्यूएट हो गई। क्यों?
पहले $1 परचेस करने के लिए हमको 70 रुपए देने पड़ते थे, अब वही डॉलर परचेस करने के लिए हमको 75 रुपए देने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स हमारी करेंसी की हैसियत क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो पहले $1 में वो हमसे 70 रुपए के गुड्स ले जा रहे थे, अब उसी डॉलर में वो हमसे 75 रुपए के गुड्स ले जाएंगे। दैट मीन्स वो ज्यादा गुड्स ले जा सकते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स को लालच जागा और उनने हमारी इकोनॉमी से ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करना चालू करा, और इनने इंपोर्ट करा यानी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो इस वजह से क्या हुआ, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब हम किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगी, उनकी करेंसी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो दूसरी चीज क्या करी गई, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। थर्ड था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी मतलब कि अब जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था वो डिसाइड होता था ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी जितनी भी करेंसी की डिमांड होगी, जितनी भी उसकी सप्लाई होगी, उस बेसिस पे जो भी प्राइस निकल के आएगा उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। यानी अब यहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बीच में नहीं होगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे उनने देखा कि यार इन्हें तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच बना रखी है जिसमें गवर्नमेंट बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रही है, एंड यही चीज उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी एंड उनने हमसे इंपोर्ट्स करवाना एज वेल एज हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करना चालू करा, जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज मतलब जो टैक्सेस लगते हैं किसी भी गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, उसको काफी हद तक रिड्यूस करा गया, सो दैट बाहर की कंट्रीज हमारी इकोनॉमी में अपने गुड्स भेजना चालू करे और हमारी कंट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। तो यही बोल रहा है, टू इंक्रीज कंपटीशन क्या करा गया, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस करा गया। कितना रिड्यूस करा गया, फ्रॉम 250% टू 10%। यानी पहले 250% की क्या लगती थी, टैक्स लगता था किसी भी चीज को इंपोर्ट करवाने में, और अब कितना लगता है, मात्र 10%। देखो जो भी हम यहां पढ़ रहे हैं ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं से लिबरलाइजेशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, उसमें भी हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं टैक्स ड्यूटीज में बहुत ज्यादा रिडक्शन लाया गया था। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर पढ़ा था, तो उसी को बस यहां पे लिख देना। ठीक है, तो टैक्स ड्यूटीज को बहुत ज्यादा रिड्यूस करा गया था फ्रॉम 250% टू 10%। उसके बाद रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस मतलब कोटास, यानी इतने नंबर ऑफ गुड्स ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, सो दैट इंक्रीज हो सके इनफ्लो और आउटफ्लो ट्रेड का या गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ऊपर। तो यही बोल रहा है, कोटा सिस्टम वाज रिमूव्ड टू इंक्रीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ट्रेड। तो ये सब जो चीजें हमने करी है ये हमने ऑलरेडी पढ़ी है, एंड इस चीज से कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है ट्रेड पे वो हटाए जा रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करा जा रहा है, डीवैल्यूएशन करा जा रहा है करेंसी को, ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करने की पूरी तैयारी करी जा रही है इन चेंजेस को लाके। तो ये हमें समझना है चेंजेस के ऊपर। आप नोट कर लेना हाथों हाथ, मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये थे जो चेंजेस लाए गए थे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी में। अब आते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। यानी ऑब्वियस सी बात है यार, पहले हम लोग जो गुड्स बनाते थे वो सिर्फ हम अपनी इकोनॉमी में बेच सकते थे, यानी अपनी इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से हम लोग पूरी दुनिया भर में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी हमें एक्सेस मिल गई है ग्लोबल मार्केट्स में कि हम हर जगह पे अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट। सेकेंड है एडवांस टेक्नोलॉजी। देखो ऑब्वियसली बात है, नई नई इंडस्ट्रीज हमारे वहां स्टैब्लिश होगी क्योंकि हमने एफडीआई को इंक्रीज कर दिया गया है और इंडस्ट्रीज यहां पे स्टैब्लिश हो सकती है, जिस वजह से क्या होगा, वो साथ साथ इनोवेशंस लेकर आएगी, जितनी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको भी साथ साथ लेकर आएगी। तो सिमिलरली सेकंड पॉइंट बोला गया कि एडवांस टेक्नोलॉजीज हमको मिल जाएगी। राइट। थर्ड बोल रहा है बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपने आप को ग्रो करती है एंड अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाती है तो कल को वो मार्केट में जाके फॉरेन मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है और अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश कर सकती है। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। जितने पॉइंट्स अगर आप हैंड रिटन में भी लिख रहे हो, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखने की जरूरत है। दैट्स इट व्हाट यू हैव टू राइट। फिर इसके डीमेरिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। बेनिफिट मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज। यानी इसमें कहीं ना कहीं बोला गया जो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट था वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, जर्मनी, रशिया, इनको ज्यादा मिला एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया।
सेकेंड है डोमेस्टिक कंपनीज हैव टू फेस कंपटीशन। ऑब्वियसली बात है, बाहर से इंडस्ट्रीज हमारे वहां सेटअप होंगी, इंपोर्ट की जो ड्यूटीज है उसको हटा दिया गया है, तो हमारे वहां की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन सहना पड़ेगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज शट डाउन भी हो सकती है। तो दूसरा इसका नुकसान क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को। थर्ड बोलता है इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ऑब्वियसली बात है यार, कुछ कंट्रीज को फायदा मिल रहा है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हो गई उनको फायदा मिल रहा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया उसको उस चीज का फायदा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज यानी इकोनॉमीज के बीच में, जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, उनके बीच में डिस्पैरिटीज अराइज हो रही है या डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं। तो ये छोटे से 3 हमारे डीमेरिट्स हैं, डिटेल में मत जाना, जितना लिखा है उसको नोट कर लेना, राइट। तो ये हमने क्या पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन भी अब हमने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बस थोड़े से टॉपिक्स और बचे हैं और इस फिफ्थ चैप्टर को हम पूरा A to Z निपटा देंगे। आई नो यार, थोड़ा सा चीजें ऐसी हो गई होंगी जहां पे आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बट ये वर्थ इट होने वाला है, ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको तब तक नोट कर लो, मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं। तो ये थे बेनिफिट्स और डीमेरिट्स। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही एक आउटकम निकल के आया जिसको हमने बोला आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? देखो, आउटसोर्सिंग सिंपल शब्दों में ये होता है कि आपका कुछ काम है, वो काम आप किसी और को दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा क्या काम है, मैं टीचिंग करूं, साथ में उसको एडिट करूं एंड देन मैं ही उसको अपलोड करूं। बट यहां पे जो मेरा काम है एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो बांट दिया गया या कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर शूटिंग की बात करें तो हर्ष शूटिंग कर रहा है, और अगर हम एडिटिंग की बात करें तो शिखावत और कृषिकांत क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, जो कि मेरा काम है एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो वो क्या कर रहे हैं, हम किसी और को दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो क्या लिख रहा है डेफिनेशन में, आउटसोर्सिंग रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू थर्ड पार्टी, यानी मेरी एक्टिविटीज को मैं थर्ड पार्टी को दे रहा हूं, विच वॉज अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले मेरे को परफॉर्म करनी थी या मैं परफॉर्म कर रहा था, उसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग, मतलब अपना काम किसी और को दे देना। ठीक है भैया, इट इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आउटसोर्सिंग पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि बाहर की कंपनीज तभी हमको काम दे पा रही है जब हमने सारे रेस्ट्रिक्शंस हमारी इकोनॉमी में हटाए हैं। इसके बहुत अच्छा एग्जांपल है यार, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज कॉल सेंटर्स। बहुत फेमस है, हर कोई जानता है आज के टाइम पे कॉल सेंटर्स कितने सारे खुल चुके हैं। तो हम दूसरी कंट्रीज के लिए कॉल सेंटर्स का काम करते हैं। सेकेंडली, एक एग्जांपल और है फिल्म एडिटिंग, यानी किसी कंट्री में शूटिंग हुई, उनकी फिल्म की एडिटिंग हम लोग कर रहे हैं, जो कि काम उनका है। तो इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग, यानी किसी और को कॉन्ट्रैक्ट या काम दे देना अपना। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है कि इंडिया हैज बिकेम अ फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया था, मेरे को याद है 110%। इसमें ये पूछ रहा है कि जो इंडिया है वो आउटसोर्सिंग की एक अच्छी डेस्टिनेशन क्यों है। इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, यानी हमारे पास जो मैन पावर या लोग काम करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, एंड जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी स्किल है उस चीज को मैनेज करने की। सेकंड है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट क्या करती है ना, टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है, टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करती है बाहर की इंडस्ट्रीज को, अगर वो हमारे वहां पे आके स्टैब्लिश हो और हमारे लोगों को काम प्रोवाइड करे, तो क्या करती है गवर्नमेंट यहां पे टैक्स कंसेशंस एज वेल एज टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करती है। तीसरा रीजन है चीप लेबर अवेलेबिलिटी, यानी यही काम करने के अगर वो किसी और कंट्री से करवाएगी तो वहां के जो लेबर के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं एज कंपेयर टू इंडिया, यानी सस्ते में हमको लेबर मिल जाते हैं, प्लस वो स्किल्ड मैन पावर भी होती है जो सस्ते में मिल रही है। तो 3 इंपॉर्टेंट रीजंस आउटसोर्सिंग के इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन क्यों है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है एंड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, उसकी ऐसी पॉलिसीज हैं, एंड चीप लेबर अवेलेबिलिटी, यानी हमारे वहां जो लेबर्स हैं वो सस्ते में उनको मिल जाते हैं। तो 3 मार्कर में अगर क्वेश्चन आता है तो ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे, राइट। क्या ये चीज हमको समझ में आ रही है? तो ये है एक आउटसोर्सिंग का बेसिक जो ओवरव्यू था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया आउटसोर्सिंग क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भैया ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी ये क्या बोलती है, आपने जितने भी रेस्ट्रिक्शंस, टैरिफ और कोटा लगा रखे हैं उसको हटाओ और प्रमोट करो इंटरनेशनल ट्रेड को, और उस बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है।
ये भैया स्टैब्लिश कब हुई थी? ये हुई थी 1995 में और इसके साथ टोटल 164 कंट्रीज जुड़ी हुई है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कुछ टेक्निकल टर्म्स की है जो डेटास की बात कर लेते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है तो आप याद रख लेना, ठीक है। तो पहली बार 1995 में फाउंड हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड टोटल जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो है 164। अब पता है ये रिप्लेस करी गई थी एक और ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम था GATT। GATT की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये भी सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो फैसिलिटेट करती थी फॉरेन ट्रेड को, बट इसको हटा दिया गया था और 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर दिया गया था। ये जो GATT थी ये स्टैब्लिश हुई थी 1948 में और इसके साथ टोटल कितनी कंट्रीज थी? 23 कंट्रीज इसके साथ रजिस्टर्ड थी, राइट। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स की हमने बात करी। क्या बोल रहा है? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, यानी प्रमोट करता है और पूरा रेगुलेशंस बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड चीजों के ऊपर। और इसके पास टोटल कितनी कंट्री मेंबर्स हैं? 164 मेंबर्स विच नीड टू फॉलो रूल्स ऑफ WTO, यानी WTO ने जो भी रूल्स बना रखे हैं, जो भी कंट्रीज इसके साथ, ये 164 कंट्रीज रजिस्टर्ड है, उनको एट एनी कॉस्ट इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है इंडिया इज अ पार्ट ऑफ WTO ड्यू टू विच इट हैज टू लिबरलाइज इट्स ट्रेड। इंडिया इसका पार्ट है इसलिए उसको लिबरलाइजेशन लाना पड़ा। दैट मींस उसने कहीं ना कहीं टैरिफ और कोटास को अपने रिमूव करना पड़ा। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और इसी में आपको यह भी सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग ओवरव्यू या रिवीजन करते हैं। अपने आप को क्वेश्चन करना चालू करो। पहले पूछो कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वो स्टैब्लिश कब हुई थी? 1995 में एंड उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड उसके साथ कितनी कंट्रीज रजिस्टर्ड है? टोटल कितनी कंट्रीज रजिस्टर्ड है? 164। और ये किसका सक्सेसर है, यानी किसके बाद ये आया था? ये आया था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एंड ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948 में। इसके साथ कितनी कंट्री रजिस्टर्ड है? इसके साथ रजिस्टर्ड है 23 कंट्रीज। यानी एक ग्राफ में मैंने अपना पूरा इसको रिवाइज कर लिया, बाकी थ्योरी तो चलती रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। अब यहां पे जो आता है कि भैया इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं WTO के। बेसिक से फंक्शन है, सबसे पहला है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड कोटास। ये बोलता है कि जितने भी आपने टैक्स लगा रखे हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, उसको हटाओ और फ्री करो। सेकेंड, टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। देखो पहले एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्रीज के लिए गुड्स बना रहा था, तब डिमांड कम थी, लेकिन अब जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो उसको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही इसका फंक्शन है, एनलार्ज करना प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन बढ़ाना। थर्ड है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी ये इंश्योर करता है कि जो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो हजार्डस या फिर बोल सकते हैं नुकसानदायक तो नहीं है, और जो टेक्निक से बन रहे हैं वो भी कहीं खराब तो नहीं है जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। फोर्थ है टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ये भी एश्योर करता है कि जितनी भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी जा रही हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या वेस्टेज तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो जरूरी नहीं है ना कि हर कंट्रीज उसको बना रही है, तो उसको तो जरूरत पड़ सकती है। तो ये एंश्योर करता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका। तो ये कुछ 4 बेसिक फंक्शंस हैं, सिर्फ इतना लिखना है, इसके अंदर डिटेल में आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंडिया को मेंबर होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ या ना? तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि नहीं होना चाहिए। इसके 2 रीजंस दिए गए हैं। सबसे पहला, मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कुछ लोगों का ये कहना है कि जितना भी मेजॉरिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में ही हो रहा है। दैट मींस डेवलपिंग कंट्री, जो कि इंडिया एक एग्जांपल है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। इस वजह से हमें पार्ट नहीं होना चाहिए WTO का। सेकेंड बोल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड, यानी इसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है उसके तो सारे टैरिफ और कोटास के रेस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं और बाहर से गुड्स इंपोर्ट करे जा रहे हैं, लेकिन सिमिलरली अपोजिट अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां के टैरिफ और कोटास नहीं हटाए जा रहे हैं। दैट मींस हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके वहां तो वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर ड्यूटीज चार्ज कर रही है, तो हमको चीट करा जा रहा है। हमारी इकोनॉमी के जितने रेस्ट्रिक्शंस है वो हटा रहे हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज अपने रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटा रहे हैं, तो चीटिंग करी जा रही है। इस वजह से बोला गया कि इंडिया को पार्ट नहीं होना
होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये हमने WTO के बारे में पढ़ा। इस पे दो छोटे से टर्म्स हैं, बहुत छोटे से टर्म्स हैं, एक बारी में समझ जाओगे। पहला है बिलेटरल ट्रेड। बिलेटरल ट्रेड मतलब जब ट्रेड किसी दो कंट्रीज के बीच में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बिलेटरल ट्रेड। और जब ट्रेड दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, यानी बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीलेटरल ट्रेड। बिलेटरल ट्रेड मतलब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होगा उसको बोलेंगे मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, दो बेसिक टर्म्स है। तो ये WTO के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मैंने दे दी सो दैट आपका एक भी नंबर नहीं कटे। यही मेरा पर्पस है यार वीडियो बनाने का, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। एक क्वेश्चन है यार, मेरे को कॉमेंट डाउन करके उसका आंसर बता देना। व्हाट वर द 3 रीजंस जिस वजह से इंडिया एक फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन था? मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो मेरे को कमेंट डाउन करके आप बता देना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं, मैरिट्स, डीमेरिट्स और GST और डिमोनेटाइजेशन, वो हम लोग अगले पार्ट में कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। दिस डेफिनेटली हेल्प्स टू रिटेनिंग। क्या इंग्लिश झाड़ता आती तो नहीं है। इसे डांट के भगाऊं, कुत्ते भी भौंकते हैं ना जब वीडियो रिकॉर्ड करूं। जिंदगी एक खेल है और हम खिलौने हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।